गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा गणित विषय का एक नया अध्याय दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण जो बोर्ड के अंदर 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का एक ग्राफ आता है और उस ग्राफ पेपर पे आपको हल करना होता है जिसके 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? जो आपका पाक्षिक मार्क्स अध्याय कह सकते हैं इसको, वो हमारा आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप एक नई क्लास के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझेंगे और 6 नंबर का ग्राफ है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा टॉपिक है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। कौन से सर? दो राशि। अब सबसे पहले तो समझेंगे कि सर क्या है, असर क्या है, क्योंकि चर राशि कौन सी होती है, असर राशि कौन सी होती है, रैखिक कौन होता है और समीकरण क्या होता है। इन शब्दों का हमें पहले जोल है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास चर राशि और अचर राशि, दो प्रकार की राशियां होती हैं। कितने प्रकार की राशियां हैं? दो प्रकार की। अब चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है? वे राशि जिनका मान अज्ञात हो, जिनका मान अज्ञात हो, मतलब हमें ज्ञात करना हो, हमें मालूम नहीं हो, उन राशि को हम कौन सी राशि कहते हैं? चर राशि कहते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी राशि होगी जिसका मान हमें ज्ञात करना होगा। अज्ञात का मतलब जो ज्ञात नहीं हो, तो ये ऐसी राशि होगी जिनका मान हमें ज्ञात हो, ज्ञात करना होगा। तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हो सकती है? जैसे ABCD के अक्षर के अंदर आप देख सकते हैं ABC ... जेड तक हम देख सकते हैं, XYZ भी हो सकता है इसमें। तो ये राशियां जो होती हैं वो अज्ञात होती है और जिनका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। दूसरी राशि है अचर राशि। वे राशि जो संख्यात्मक रूप में होती है। किस रूप में होती है? जो संख्यात्मक रूप में होती है। किस रूप में? संख्यात्मक रूप में हो। जैसे 1 2 3 4 इत्यादि सारी संख्या जो होती है वो हमारी कौन सी राशि होती है? अचर राशि होती है, जिनका मान हमें पता होता है। तो हमें अचर राशि और चर राशि दो प्रकार की राशि इस समीकरण के अंदर होती है। अब हमें समीकरण कैसे बनेगा? अचर राशि और चर राशियों का दोनों का जब योग कर देंगे और कुछ एक पद होगा हमें और उसका योग दिया हुआ होगा तो हम उससे समीकरण बनाएंगे। तो हमें एक समीकरण बनाते, देखो जैसे मैंने एक चर राशि ली, चर राशि मैंने x ली। कौन सी ली? x। प्लस लगाया और ये ली मैंने अचर राशि। इसके बराबर में मैंने लिख दिया 9। तो ये कह रहा है कि x + 4 = 9, मतलब एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। तो इस प्रकार से ये चर राशि है और ये अचर राशि है, दोनों का योग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो। लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका मान कितना होगा, तो जब इसको पक्षांतरण करके हल करेंगे तब हमें x का मान पता होगा, अन्यथा पहले पता नहीं है। इसलिए जिसका मान पता नहीं होता हो, ज्ञात नहीं हो, वो चर राशि होती है। जिसका मान हमें पता होता है वो अचर राशि होती है। तो ये एक समीकरण का निर्माण हो गया। अब इन समीकरणों के अंदर आपको पता है यहाँ पे कितने दो चर राशि वाले एक समीकरण के सहायता से नहीं, दो समीकरण लेने पड़ेंगे तब जाके हमें ग्राफ का निर्माण होगा। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि रैखिक। अब रैखिक का अर्थ क्या होता है? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसको हम रैखिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण है, इसके ऊपर कोई घात नहीं दिखाई दे रही, तो ये समीकरण कैसा होगा? रैखिक होगा। तो आपको इनके माध्यम से समझ में आ गया होगा कि चर राशि जिसका मान हमें पता नहीं होता है, अचर राशि जो संख्यात्मक होती है, इनसे समीकरण बनेगा और जिसकी घात अधिकतम 1 होगी वही रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इस पार्ट के अंदर हम ये चीजें 4 चीजों के माध्यम से हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ऐसे 2 समीकरण लेंगे। कितने समीकरण लेंगे हम? 2, और उनके माध्यम से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि
दोनों समीकरणों का युग्म जो है वो कैसा है, संगत है या असंगत है, ग्राफ में उसकी स्थिति कैसी बनेगी और उसका हल कैसा होगा, इसके बारे में हम देखते हैं कि इस प्रकार दो समीकरणों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है। दो समीकरणों की तुलना द्वारा प्राप्त स्थिति। अब दो समीकरण लेंगे हम और दो समीकरणों के माध्यम से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने चर राशि थी, दो चर राशि। अभी मैंने जो समीकरण में था वो उसमें चर राशि एक ही थी, अब हमारे कितने चर राशि लेनी है, दो लेनी है, ये बात ध्यान रखने की है। तो सबसे पहले हम दो समीकरण लेते हैं, जैसे x + 2y बराबर 7, x + 2y बराबर कितने लिए हैं, 7 लिए हैं। हमने एक समीकरण लिया है, एक और समीकरण लेता हूं मैं से, जैसे 2x + y बराबर में हमने कितने लिखे हैं, 11। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, आपको इनमें दोनों में तुलना करनी है और तुलना करने के बाद में इनकी हल की स्थिति कैसी मिलेगी, उसकी ग्राफ में स्थिति कैसी मिलेगी और उसका समीकरण का युग्म जो होगा वो कैसा होगा, इन तीन स्थितियों में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनका गुणांक देखेंगे। किसका गुणांक देखेंगे, ये जो मान है ना, जैसे x है तो इसका प्रथम गुणांक आपके 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी संख्या नहीं है तो कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे संख्या नहीं है आपके तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे संख्या जैसे नहीं दिखाई दे रही तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अब ये 7 है, 11 है, तो सबसे पहले हम x का गुणांक को हम a लेते हैं, जिसको a1 लिखा है। क्या लिखा है, a1। तो a1 का मान हमने निकाला और फिर a2 का इसके बट्टे में। तुलनात करने के लिए आपको कभी भी हमेशा एक दूसरे की तुलना करने के लिए हम बट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो a1 और a2 लेंगे, तो इसमें से पहला पद जो इसमें से a1 और a2 लेंगे तो देखो x का गुणांक पहले कौन है, 1, और उसके बाद में दूसरा इधर वाला दूसरे समीकरण में कौन है, 2। ये मान निकाल दिया हमने। उसके बाद हम b1 और b2 लेते हैं, तो b1 और b2 का स्थिति देखेंगे तो 2/1 देखेंगे। उसके बाद अचर पद जो है हमारे वो c1 और c2 लेंगे, तो कितना मिला, 7/11। ये हमने तीनों का मान निकाल दिया। अब आपको पता है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का रूप आपको पूछे कभी भी, तो समीकरण का रूप जो बनता है वो इस रूप में बनता है। कभी भी परीक्षा में पूछे कि समीकरण का रूप कैसा होता है, तो समीकरण का रूप जो होता है वो ax + by + c बराबर 0। ये हमारे समीकरण का रूप होता है। जैसे देखो ये ax है, मतलब a का x के गुणांक, b का y से गुणांक और c जो अक्षर पद है वो पहले पक्ष में लिया है, पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे पक्ष में जाएगा। ये एक समीकरण की स्थिति है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की स्थिति को a1 की स्थिति थी उसको a2 में, b2 में और c2 में हम लिख सकते हैं। तो ये पहला समीकरण था, उस स्थिति में लिख दिया। फिर दूसरे समीकरण की ये स्थिति रहेगी और c2 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे समीकरण का रूप होता है। तो ये हमने इन तीनों का मान निकाला इनके माध्यम से। अब इनमें हमें तुलना करनी है और तुलना करने के बाद में देखो क्या स्थिति मिलती है। तुलनात्मक इनका रूप कैसा है देखो, उसके बाद में इनका हल कैसा है, युग्म कैसा है, और तीसरी स्थिति जो बनेगी ग्राफ में स्थिति कैसी बनेगी। तो ग्राफ की स्थिति कैसी होगी उसके ऊपर देखते हैं। इस प्रकार से हम इस सारणी का निर्माण कर देते हैं। तो सबसे पहला हल देखते हैं तुलनात्मक। तो पहला जो हमारा हल होगा वो किस प्रकार है देखो, जैसे पहला रूप है a1/a2, तो a1/a2 इसके बराबर b1/b2 जो है उसको हम काट देते। क्रॉस लाइन का मतलब है नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात, अनुपात का मतलब ये दो राशियों की तुलना करना, मतलब a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का अनुपात है वो एक समान नहीं होता है। तो हल जो होगा हमारा वो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आपको प्रश्न में पूछेगा कि ये समीकरण तो इसका हल कैसा है,
तो आपको उत्तर देना होगा अद्वितीय होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले और दूसरे का अनुपात बराबर नहीं है, 1/2 है और ये 2/1 है, तो इन दोनों का अनुपात आपको बराबर दिखाई दे रहा है क्या? एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, बराबर अनुपात नहीं है, तो उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अब ये युग्म कैसा है, मतलब ये समीकरण का रूप कैसा है? तो वो आपको जब दोनों के हल कोई हल नहीं मिलता है तो आपको ध्यान रखना है वो संगत युग्म होता है। कैसा युग्म होता है? जैसे मान लीजिए ये A1/2 और B1/2, इसका मतलब दोनों का अनुपात क्या हो गया? बराबर नहीं है, तो हल कैसा है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो ये आपका युग्म जो होगा वो कैसा होगा? संगत युग्म होगा। और ग्राफ में जब इसी समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की जब स्थिति देखेंगे तो ग्राफ में आपको जो स्थिति दिखेगी उसके अंदर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हुई मिलेगी। काटती हुई मिलने का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा एक ग्राफ में दिखेगी। तो पहली स्थिति को एक बार पुनः देखते हैं कि आपके पास दो समीकरण हैं और उनकी अगर तुलना करने को कहे, तुलनात्मक स्थिति द्वारा उसका युग्म पूछे, तो क्या युग्म हो रहा है? संगत। ग्राफ में स्थिति होगी तो प्रतिच्छेदी, और हल का मतलब अद्वितीय हल। देखो 1/2 अनुपात देखा पहले रूप में और दूसरे का देखा तो 2/1, दोनों एक समान स्थिति में नहीं आया, तो ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? और ये स्थिति बनती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये स्थिति बनती है तो उसका हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। उसका अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा हल नहीं होता। युग्म जो होगा उसका संगत युग्म होगा, आपको प्रश्न पूछ सकता है। और उसका जो ग्राफ में स्थिति बनेगी वो कैसी स्थिति बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाओं की बनेगी। फिर दूसरी स्थिति लेते हैं, देखो तो दूसरी स्थिति में हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है। जैसे हम एक सवाल के माध्यम से भी देखेंगे तो देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/2, लेकिन यहाँ पे है 3/4। अब देखोगे तो आपको पहला दूसरा तो बराबर अनुपात आ रहा है, लेकिन इसका अनुपात अलग आ रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर सवाल में बन जाती है तो उसका हल कैसा बनेगा? तो ऐसी स्थिति बनने पर उसका जो हल होगा उसके क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आपको प्रश्नों में ऐसा कोई समीकरण दे दे और उसकी ऐसी स्थिति बन जाए कि पहला और दूसरा अनुपात बराबर आ जाए, तीसरा अनुपात अलग आ जाए, तो उसका जो हल होगा वो कैसा हल होगा? कोई हल नहीं होगा। लेकिन उसका जो युग्म पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना होगा? अगर कोई हल नहीं होता है उस सवाल का, प्रश्न का, तो उसके अंदर वो युग्म जो होगा वो कैसा होगा? असंगत युग्म होगा। अब इसी प्रश्न के इसी समीकरणों के माध्यम से अगर ग्राफ बनाने को कह दिया जाए तो ग्राफ के अंदर उसकी जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी? वो आपके समांतर रेखाएं बनेगी। समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के पास में से गुजरती है लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे के पास में गुजरेगी, यूं गुजरती हुई जा रही है, देखो दोनों हाथ की तरह, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती है, तो उसको हम समांतर रेखा करते हैं। तो इस स्थिति में समीकरण होगा तो उसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, संगत असंगत युग्म होगा, लेकिन समांतर रेखा ग्राफ में बनेगी। अब तीसरे स्टेप पे लेते हैं। तो तीसरे स्टेप में देखो क्या बन रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। अब ये जो स्थिति कह रही है वो कह रही है कि पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। देखो जैसे ऐसे सवाल की स्थिति बन गई आपके सामने, ये कह रहा है कि तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? तीनों अनुपात बराबर। अगर तीनों अनुपात समीकरण के बराबर आ जाते हैं तो उसका जो हल होगा वो क्या होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो उस समीकरण के हल जो होंगे वो अनेक हल होंगे। मतलब जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उसके हल कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। और उसका युग्म पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना है संगत युग्म होगा। कैसा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। अगर यही स्थिति रहती है और ग्राफ में स्थिति जब प्रश्न हल करोगे तो उसकी रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी? संपाती रेखा बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? संपाती रेखाएं बनेगी। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है? दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। इसका मतलब है आपको ग्राफ के अंदर केवल एक रेखा ही दिखाई देती है तो वो संपाती रेखा होती है। दोनों रेखा एक दूसरे के सीधे तौर पे जाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है तो समांतर रेखा। और अगर एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती तो प्रतिच्छेदी। जब भी ग्राफ में एक दूसरे को रेखा काटती हुई दिखाई देगी तो उसका हल अद्वितीय होगा, युग्म संगत होगा। और समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं होगा
असंगत युग्मों का, संपाती रेखा होने पर संगत युग्मों का अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से हम एक सवाल हल करते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्थिति बनती है समीकरण के माध्यम से। जैसे ये पहली स्थिति आपको देख लो, इस समीकरण का मैं आपको हल पूछूं, ये जो आपके पास है दो समीकरण हैं और इन दोनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो मेरा अनुपात ये मिला 1/2, 2/1 और 7। बताइए तो मुझे, मान लीजिए कि ये जो सवाल था उसका हल कैसा है, क्योंकि 1/2 और 2/1 है। देखो तो 1/2 है और 2/1 है और 7/11 है। तो देखो पहली स्थिति पे क्रॉस हुआ, और अगर पहली स्थिति पे क्रॉस होता है मतलब दोनों एक जैसे नहीं आए, तो आपको पता है इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल हो गया। और उसका युग्म अगर पूछ लिया जाता, मैं पूछूं कि युग्म कितना और कौन सा होगा, तो संगत युग्म होगा। मैं आपको कहूँ कि इसकी ग्राफ में स्थिति कैसी बनेगी, तो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो सकी होगी। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके बाद में हम इन्हीं समीकरणों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद में अगले स्टेप में जब पढ़ रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, हमारा ग्राफ का हल करना, मतलब एक समीकरण को हल करके ग्राफ का निर्माण करना। और उस ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे, हम उस प्रश्नों को ग्राफ में हल करेंगे और बनाएंगे, तब जाके हमें 6 नंबर का अंक जो हमारा प्रश्न है वो पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे अगले अध्याय में उसको अगले टॉपिक में पढ़ते हैं।